तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे फर्स्ट हाउस के बारे में इससे पहली वीडियो में। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर फर्स्ट हाउस में फोर्थ हाउस का लॉर्ड आके बैठता है तो किस टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस वो कर देता है। क्योंकि जिस हाउस का लॉर्ड आके बैठेगा फर्स्ट हाउस में, उस हाउस के कारक तत्व, उस हाउस के गुण आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो फिफ्थ हाउस के जो कारक तत्व है, फिफ्थ हाउस की जो क्वालिटीज हैं, फिफ्थ हाउस के जो गुण हैं, वो आपके पर्सनालिटी में ऐड हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि फिफ्थ और पंचम का कनेक्शन बनता है ये, तो इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप का मजबूती है फर्स्ट हाउस की। हम बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि ट्राइन कनेक्शन मिल गया उसको। अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन किसी भी तरीके से फिफ्थ हाउस के साथ बनता है या नाइन्थ हाउस के साथ बनता है तो ये फर्स्ट हाउस को मजबूत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के ट्राइन कनेक्शन में आते हैं या फर्स्ट हाउस के त्रिकोण में आते हैं। और त्रिकोण में जो घर आते हैं और त्रिकोण में जो साइंस आते हैं, राशियां आती हैं, वो एक दूसरे के कैरेक्टर्स लिए हुए होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखो तो पहला हाउस, पांचवा हाउस और नौवां हाउस ये एक दूसरे के मित्र हैं। पहला हाउस मंगल की, पहली राशि मंगल की है, पहला हाउस का भी कारक मंगल और सूर्य ही है। लेकिन पहली राशि के बारे में बात करें तो पहली राशि मंगल की होती है, मेष राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। और फिफ्थ हाउस में जो राशि पड़ती है वो सूर्य की होती है, मंगल सूर्य आपस में मित्र हैं। और नाइन्थ हाउस में जो राशि पड़ती है वो बृहस्पति की होती है, तो मंगल सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में एक बात मैं और आपको बताऊं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में ये जो मंगल सूर्य और बृहस्पति हैं, इनको बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया है, बहुत ज्यादा इनके बारे में अच्छी बातें बोली गई। उधर दूसरी तरफ क्या है कि मंगल, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ये एक टाइप का ग्रुप है भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। एक तरीके का ग्रुप है, शासक ग्रह हैं। ये पूरे समाज पे शासन करते हैं। और शासन किस पे करते हैं? शासन करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो शासन करते हैं शनि पर, शासन करते हैं राहु पर, शासन करते हैं ये बुध पर, शासन करते हैं ये शुक्र पर। तो एक जो गुट है जो इनसे अलग सोचता है, जो इनके खिलाफ है, जो इनका मित्र नहीं है, वो है शनि, राहु। राहु केतु भी मान सकते हो, ठीक है। वैसे राहु को ही मैं मेन प्लैनेट मानता हूं। तो हो गया शनि, राहु और शुक्र और बुध। आप अगर वैसे देखना चाहो तो आप वैसे भी देख सकते हो कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं ये। ठीक है, इनके साथ बीच में फंस जाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा वैसे तो किसी का शत्रु नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बृहस्पति और मंगल के साथ ना कुछ टाइम पर वो शत्रुता रखता है और कुछ टाइम पर वो मित्रवत भी व्यवहार करता है। ठीक है, और सूर्य को देख लो, सूर्य वैसे किसी का, वैसे मंगल और बृहस्पति का ऐसा शत्रु नहीं है, लेकिन सूर्य के अगर ज्यादा नजदीक कोई भी ग्रह आ जाता है, मंगल हो चाहे चाहे बृहस्पति हो, ठीक है, तो वो उसके अपने जो सेल्फ कारक तत्व है, जो उसके अपने गुण हैं, उनको खत्म कर देता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंबस्ट होना बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि ये ग्रह अस्त हो गया। अस्त का मतलब क्या है? अस्त का मतलब है कि सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, और सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आने की वजह से वो अपने स्वतंत्र डिसीजंस नहीं ले पाता, उसमें बल की कमी हो जाती है, क्योंकि वो सूर्य के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाता है। सूर्य के पास आने का मतलब यही तो हुआ ना कि सूर्य के इन्फ्लुएंस में कोई ग्रह आ जाएगा। तो सूर्य के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आ गया, तो मंगल की जो अपने शासक, मंगल के जो अपने तत्व हैं, मंगल के जो अपने गुण हैं, मंगल की जो अपनी सिग्निफिकेंस है, वो सूर्य के सामने दब जाती है। बृहस्पति बहुत ज्यादा पास आ जाए तो बृहस्पति की जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो सूर्य के सामने दब जाती है। इसे ही कंबस्ट होना बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में एक होता है वक्रता, वक्री होना। अब वक्री होना ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी वक्री ग्रह नुकसान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वक्री का मतलब क्या है? वक्री का मतलब है कि सूर्य से वो दूर है, सूर्य के वो प्रभाव में नहीं है। ठीक है, आप देखो कि बृहस्पति 5-6 हाउस दूर, सूर्य से 5 और 6 हाउस, ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन है इसकी, लेकिन अभी समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि 5 से 6 हाउस अगर गैप है सूर्य और बृहस्पति में, तो बृहस्पति वक्री हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है
कि अब बृहस्पति सूर्य के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने कारक तत्व को अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र है, और इसी वजह से वक्री ग्रह को स्पेशल बल, एक अलग टाइप का उसमें बल दिया जाता है जिसे चेष्टा बल कहते हैं, कि वो चाहता है कुछ करना। ठीक है, अगर वो सूर्य के बहुत ज्यादा पास है तो सूर्य के बहुत ज्यादा पास होने का मतलब क्या है कि उसमें चेष्टा बल की कमी है। चेष्टा मतलब जो खुद से वो अपनी इच्छा से कर सकता है, अपनी चेष्टा से कर सकता है, अपने मन से कर सकता है, उस जो वो अपने विल पावर की, बृहस्पति की जो विल पावर है, अगर वो सूर्य के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा तो उसकी बृहस्पति की जो विल पावर है वो खत्म हो जाएगी, वो अपनी शक्ति से जो कर सकता है वो खत्म हो जाएगा। वहीं अगर बृहस्पति सूर्य से दूर चला जाएगा, वक्री हो जाएगा, तो बृहस्पति अपने मन से स्वतंत्र डिसीजन ले सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखो कि अगर किसी का शुक्र, वैसे शुक्र और बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शुक्र वक्री है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनकी शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं, या फिर शादी में दिक्कतें का मतलब यह है कि ये अपने पिता, क्योंकि सूर्य पिता है और शुक्र आपकी फीमेल एनर्जी कह लो या एक अट्रैक्शन कह लो, या आपकी जिंदगी में जो फीमेल एनर्जी आने वाली है या आपकी शादी जिससे होने वाली है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति अपने पिता से स्वतंत्र डिसीजन ले पाते हैं, पिता की इच्छा के बिना भी शादी का डिसीजन ले सकते हैं, जिनका शुक्र सूर्य से दूरी पर है, काफी दूरी पर है, मतलब एक घर पीछे है या वक्री है, 30 डिग्री का डिफरेंस अगर है, तो ऐसा मान के चलो कि ऐसे व्यक्ति शादी ब्याह के मामले में स्वतंत्र डिसीजन ले लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, परिवार के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, और सूर्य से अगर आगे चला गया, देखो आगे और पीछे का भी डिफरेंस है, सूर्य से अगर आगे चला गया शुक्र और वक्री हो गया, ठीक है, और गैप हो गया सूर्य में और शुक्र में, तो कंफर्म बात है कि वो व्यक्ति अपने परिवार की इच्छा के बिना या परिवार की मर्यादा को दांव पे लगाकर भी शादी कर सकता है। वो परिवार के बारे में नहीं सोचेगा जब उसको शादी करनी होगी, तो स्वतंत्र है ना उसका शुक्र, और शुक्र अगर स्वतंत्र है तो वो समाज के बारे में नहीं सोचता। देखो ना लड़कियों को, हमें क्या मतलब है, हम तो ऐसे ही पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे, जिसे देखना है अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र अगर स्वतंत्र हो जाए तो वो समाज के बारे में नहीं सोचता। ऐसे ही बुध की कहानी है कि बुध अगर बहुत ज्यादा सूर्य के पास आ गया तो उसका जो सोचने की शक्ति है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, बुध की जो कैलकुलेशन पावर है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो उसे फिर सूर्य कंट्रोल करता है, बुध की अपनी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन बुध अगर वहीं दूर है, अकेला बुध अगर किसी का बैठा है, कहीं पर भी बैठा हो कुंडली में, अकेला बुध अगर किसी का बैठा है, न सूर्य है उसके पास न शुक्र है, तो ऐसे लोगों की जो मेमोरी है वो काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जनरली ऐसा माना जाता है समाज में, या वैदिक ऋषि ऐसा मानते थे कि जो शुक्र और बुध हैं, ये शुक्र और बुध मतलब आपकी बीवी और आपकी बेटी, वो पिता परिवार के इन्फ्लुएंस में रहनी ही चाहिए, और यही समाज के लिए अच्छा भी है, यही समाज के लिए अच्छा भी है। लेकिन फिर भी मैं तो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं कि, और मैं कंबशन और रेट्रोग्रेशन पे बात कर रहा था कि अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है और अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो इनके क्या परिणाम होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह वक्री हैं, इट मीन्स कि वो अपने स्वतंत्र प्रभाव देने के लिए फ्री है, वो अपने निश्चित प्रभाव देने के लिए फ्री है। लेकिन वहीं अगर वो सूर्य के बहुत ज्यादा पास और कंबस्ट है तो वो अपने प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसी वजह से जब अस्त ग्रह होता है तो उसका कई लोग रतन वतन भी पहना देते हैं कि इसकी एनर्जी को बूस्ट करो किसी तरीके से। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि अगर फिफ्थ लॉर्ड उठकर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि ऐसे लोग, एक तो आप लकी भी मान सकते हो क्योंकि पूर्व पुण्य का भाव है, ठीक है, क्रिएटिविटी का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है, ग्लैम्बलिंग, सट्टे बाजार और लॉटरी वगैरह का भाव है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी थोड़ी काफी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ का कनेक्शन है, तो पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाती है इस सेंस में कि अगर वो किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहें
और देखो आप ये देखोगे ना, जो ये सट्टे बाजार वाले और जो लोग होते हैं ना, जो आपको इजी मनी के बारे में बताते हैं कि भाई इतना पैसा इसमें लगा दो और इतना पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होते हैं, उनकी बातों में आप जल्दी से आ जाते हो। वो आपको नई नई बातें बता देंगे, क्रिएटिविटी लगा देंगे उसमें, जो आपने सोचा नहीं होगा वो प्लान आपको दिखा देंगे, ठीक है, सपनों की बातें कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी पर्सनालिटी वाले भी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी भी हो सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन का भी है, वो लर्निंग का भी है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल पर्सन भी हो सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस क्योंकि सन का है, और सन आपको ना एक तो फिफ्थ हाउस तो एजुकेशन का हो गया, और उसमें जो राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में, पांचवी राशि पड़ती है सूर्य की। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन की डिग्री, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं इन पे, डबल MA, डबल BA, ये BA, वो BA, कुछ भी कोर्स करते रहते हैं। 50 साल की उम्र में भी कोई BA कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई कुछ छोटे मोटे, ये कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोर्स सर्टिफिकेशन लेते रहते हैं, अगर आपका फिफ्थ और फर्स्ट का कनेक्शन बनता है तो, ठीक है, या बुध और लग्न का कनेक्शन बनता है तो इस तरीके की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। इसके बाद अगर सिक्स लॉर्ड लग्न में आ जाता है तो इसकी क्या प्रेडिक्शन होती है। तो भाई सिक्स लॉर्ड जो है ना, एक तो क्या है कि उपचय भाव है सिक्स, सिर्फ सिक्स लड़ाई झगड़े भी दिखाता है। राहु यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, ठीक है, शुक्र यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। दूसरी चीज, मंगल भी यहाँ अच्छे होते हैं, सूर्य भी यहाँ अच्छे होते हैं, लड़ाई झगड़े के और शनि भी यहाँ पे ठीक ही परिणाम देते हैं, खराब परिणाम नहीं देते। लेकिन जितने भी सॉफ्ट ग्रह हैं, लाइक चंद्रमा हो गया, लाइक शुक्र हो गया, वो थोड़ा सा यहाँ पे खराब परिणाम देते हैं। बुध भी यहाँ पे अच्छा परिणाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको कैसे समझना है, तो मैंने ऐसा देखा है कि जो जिनका सिक्स लॉर्ड लग्न में आ जाता है, तो वो अपनी पर्सनालिटी में किसी भी किस तरीके का एक रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि सिक्स लॉर्ड जो है ना रूटीन का है। रूटीन का मतलब क्या हो सकता है कि ऐसे लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, जिनका शनि सिक्स में बैठा हो ना, ऐसे लोग टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि मैं ना कहीं कोई बुलाता है तो मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं, इतने में तो वो भी नहीं आता, उससे पहले मैं पहुंच जाता हूं कहीं पर भी, ठीक है। ये किसी को टाइम दे दें तो इनको बेचैनी हो जाती है। तो ये ना अपनी लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते हैं, ये अपनी लाइफ में एक दिनचर्या को फॉलो करते हैं, ये अपनी, और क्या है ना, सिक्स हाउस जो है ना, एक रेगुलर, जो आप कहते हो कि कंट्राडिक्शन या रेगुलर, जिस काम को हम रोज अपनी दिनचर्या में करते हैं, वो ऐसा काम है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस में इसी वजह से शुक्र नीच के हो जाते हैं कि सिक्स हाउस जो है ना आलस का नहीं है। सिक्स हाउस में आपको लड़ना पड़ेगा, सिक्स हाउस में कंफर्ट नहीं है, सिक्स हाउस में आपको दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग जिम करने वाले भी देखे हैं, जो रेगुलरली जिम करते हैं, या जो एथलीट हैं, उनकी पर्सनालिटी भी, उनका कनेक्शन भी सिक्स का लग्न से हो जाता है, लग्नेश या सिक्स लॉर्ड लग्न में चला जाता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में दिनचर्या, ऐसे लोगों की लाइफ में डेली एक्सरसाइज, ऐसे लोगों की लाइफ में रूटीन, और ऐसे लोगों की लाइफ में सेवा। ये भी बात याद रखना, सेवा, सेवा सिक्स, क्योंकि सिक्स हाउस में सेवा का है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी रेगुलरली किसी मंदिर से जुड़ जाते हैं। अब देखो रूटीन का मतलब मैंने वही बोला, बहुत सारे लोग मैंने ऐसा देखा कि सुबह 4 बजे उठ के किसी मंदिर में जल चढ़ाने जाना है, सुबह 4 बजे उठ के योगा करने जाना है, सुबह एक रूटीन जिनकी लाइफ में, सुबह उठ के टहलने जाना है, रेगुलर 20 साल से टहलने जा रहा है बंदा, तो उसकी लाइफ में एक रूटीन है ना, वो रूटीन सिक्स हाउस देता है। तो दूसरी चीज सेवा भी देता है सिक्स हाउस, है ना। जैसे किसी मंदिर में लोग सेवा कर रहे हैं, किसी गुरुद्वारे में लोग सेवा कर रहे हैं, या आप ये देखो किसी की, ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाई खोज लेते हैं, उससे लोगों की सेवा करते रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी और तरीके की सेवा या सर्विस, ऐसे लोग सर्विस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे क्या है कि सिक्स लॉर्ड अगर लग्न में हो, तो ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। व्यापार में ऐसे लोग सक्सेस कम होते हैं, सर्विस में ऐसे लोग सक्सेस जल्दी हो जाते हैं, सेवा में ऐसे लोग सक्सेस जल्दी हो जाते हैं। और कोई अगर सिक्स लॉर्ड लग्न में लेके बैठा हुआ है और वो व्यापार ही करना चाहता है,
तो उसे अपने नाम से नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, 6 लॉर्ड लगन वाले जनरली लोन लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ स्टाइल में, क्योंकि देखो राहु भी यहाँ पे उच्च के होते हैं, राहु दिखावे को प्रमोट करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने चारों तरफ एक ओरा बना के रखता है, जिसका 6 लॉर्ड लग्न में होता है ना, ऐसा व्यक्ति अपने चारों तरफ एक ओरा बना के रखेगा, रेगुलर जिम जाएगा और उसकी फोटो भी डालेगा। ठीक है, आप देख देख के इंस्टाग्राम पे उसे जलते रहोगे। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, है ना, 6 लॉर्ड लग्न में। तो ये अपनी एक आभा मंडल, एक अपना ओरा बना के रखते हैं 6 लॉर्ड जिनका लग्न में होता है। ठीक है, दूसरी चीज, लॉन से घिरे रहते हैं, है ना। और लॉन, क्योंकि 6 हाउस जो है ना आपका, लॉन भी है, ऋण भी है, बीमार भी हो सकते हैं या बीमार रहने वाले भी हो सकते हैं, या पेट से रिलेटेड बीमारियां भी इनको रह सकती हैं। लेकिन वो कब, जब ये प्रॉपर रूटीन फॉलो ना करें। किसी भी व्यक्ति की अगर 6 हाउस की महादशा चल रही है, 6 लॉर्ड की महादशा चल रही है, या ऐसे किसी प्लैनेट की महादशा चल रही है जो 6 हाउस में है, और वो व्यक्ति एक रूटीन फॉलो नहीं करता, अपने टाइम पे उठता है, अपने टाइम पे सोता है, किसी का कहना नहीं मानता, खाने पीने में कोई रूटीन नहीं है, शरीर में फिजिकल एक्सरसाइज में कोई रूटीन नहीं है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बीमारियां हो जाएंगी, सीधी बात है। और अगर वो एक रूटीन फॉलो करेगा तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। साथ में थोड़ा सेवा भाव और रखे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, अदरवाइज लोन में गिर जाएगा, लोन ही लोन ले लेगा, तो लोन से परेशान रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 6 लॉर्ड अगर लग्न में पहुंच जाएं तो वो लग्न को इस तरीके की पर्सनैलिटी बना देते हैं। इसके बाद बात करते हैं 7th लॉर्ड अगर लग्न में आ जाते हैं तो। 7th लॉर्ड अगर लग्न में आ जाते हैं तो पहली चीज तो ये कि 7th लॉर्ड अगर लग्न में आ गए तो आप ये मान लो कि आपका व्यापार अच्छा चल सकता है, आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज की अपोजिट एनर्जी, क्योंकि आपके लग्न में ही आ गई, ठीक है, तो ऐसे लोग दिखने में आकर्षक हो सकते हैं, या अपोजिट सेक्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तीसरी चीज, क्योंकि 7th लॉर्ड लग्न में आ गया तो अपनी बीवी की बात मानने वाले हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद बदल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 7th लॉर्ड लग्न में आ गया तो ये कहां से कंट्रोल होंगे। 7th लॉर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी अपोजिट एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर गई, ऐसा मान लो। तो आपकी अपोजिट एनर्जी जो है ना, वो आपके सिर पे बैठी हुई है, वो आपके दिमाग पे हावी है, ऐसा मान लो। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जनरली अपनी बीवी की बात मानते हुए देखे जाते हैं। तो आप देख लेना अपनी कुंडली में, अगर आपका 7th लॉर्ड लग्न में है तो आप में कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मियाँ बीवी मिलके बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी मैंने एक रील भी बनाई थी कि क्या होता है कि जहां पर 7th हाउस जो है ना, वो आपके डेली अर्निंग का भी है। देखो 6 हाउस रूटीन है, 7th हाउस उस रूटीन से अर्निंग का भी तो हो सकता है, क्योंकि 6 का सेकंड है, तो डेली अर्निंग का भी है। तो ऐसे लोग जिनके बिजनेस में डेली पैसा आता है, कोई बड़ा पाव की ठेली लगा रहा है, कोई मोमोज की ठेली लगा रहा है, कोई परचूनी की दुकान कर रहा है, तो ऐसे लोग जो इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, या बड़े बिजनेस भी जो करते हैं जिनमें कि रेगुलर सामान बिकता है, रेगुलर पैसा आता है, रिटेल का बिजनेस जो लोग करते हैं, उस बिजनेस को भी 7th हाउस से देखा जाता है। और उस बिजनेस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं, ये इनकी खासियत मान के चलो। ठीक है, ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं और उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। पार्टनर का कहना मानेंगे, अपोजिट एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या अपोजिट एनर्जी इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। दिखने में सुंदर भी हो सकते हैं, दिखने में अच्छी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। अब बात करते हैं 8th लॉर्ड की। 8th लॉर्ड अगर लग्न में आ जाते हैं तो क्या होता है। 8th लॉर्ड वैसे तो बोला गया है कि पीढ़ा है। देखो 6 दुख है, 8 पीढ़ा है। ठीक है, तो 8th लॉर्ड हानि भी है, 8th लॉर्ड पीढ़ा भी है, 8th लॉर्ड ऑकल्ट भी है, 8th लॉर्ड रिसर्च भी है, 8th लॉर्ड आपका अर्न मनी भी है, 8th लॉर्ड पैतृक संपत्ति भी है। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको किस शरीर से रिलेटेड कोई पीड़ा हो। अच्छा, एक चीज और है, 8th लॉर्ड जो है ना, आपको आपको
एक्सट्रीमिस्ट बनाता है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहता, और वही इसकी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी समस्या भी होती है कि एट्थ लॉर्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ को देखो, क्योंकि सिक्स लॉर्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे परिवर्तन करो। एट्थ लॉर्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दो, पूरी तरीके से बदल दो। एक समय से अगर एट्थ लॉर्ड आपका बहुत स्ट्रांग है ना, तो एक समय ऐसा आता है लाइफ में कि बहुत लंबी बीमारी लग गई मान लो किसी व्यक्ति को, और उस बीमारी में 10 साल बीमारी झेलने के बाद ना वो एथलीट बन गई। ऐसा उसकी लाइफ में होता है कि वो एक टाइम पर जो लाइफ जी रहा होता है ना, अचानक से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी लाइफ की अलट पलट हो जाता है। एट्थ लॉर्ड यही कहता है कि होल सोल परिवर्तन, क्योंकि मृत्यु का भाव है, मृत्यु का भाव है, त्यागने का भाव है, छोड़ देने का भाव है। अब देखो, या तो पीड़ा में रहोगे या फिर त्यागना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो या तो आप पीड़ा को स्वीकार कर लो या फिर परिवर्तन को स्वीकार कर लो। अगर आप पीड़ा को स्वीकार करते हो तो फिर पीड़ा में रहते जाओ, आप आलस में पड़े रहो, बीमारियां दे देगा। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से अपने आप को बदलने को तैयार हो तो एट्थ लॉर्ड आपको नया जीवन भी देगा। एट्थ लॉर्ड आपको रिसर्च वर्क देगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, और पहले वो एस्ट्रोलॉजी को किसी को नहीं मानते थे, और जब बिजनेस में उनको लॉस हो गया, कर्जे में डूब गए, बिल्कुल मरने की हालत आ गई, मरने जा रहे थे, अचानक से उनको ज्ञान आया और वो एस्ट्रोलॉजर बन गए, या वो ज्ञानी पर्सन बन गए। ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे कि कोई डाकू था पहले, और उंगली मार की कहानी आपने सुनी होगी, पहले डाकू था, बुद्ध एक दिन जीवन में आए और अचानक से पूरी लाइफ बदल गई। एट्थ लॉर्ड इन द लग्न, ये एट्थ लॉर्ड का कर्मा है कि आपको या तो मरना पड़ेगा या अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो बहुत सारे लोग जो कोई बड़ा क्राइम कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और हरिद्वार चले जाते हैं। मींस आपको वो जो लाइफ है ना, एक बार जीवन में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। दैट इज द एट्थ लॉर्ड। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग, एट्थ लॉर्ड वाले जो लोग होते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, लाइफ को बदलना नहीं चाहते। एक ही टाइप का खाना अगर इनको पसंद आ गया तो एक ही टाइप का खाना खाएंगे, रोज खिचड़ी खाएंगे, रोज सब्जी रोटी खाएंगे, रोज दाल चावल ही खाएंगे। एक टाइप की कोई चीज पसंद आ गई, एक टाइप का इनको गाना पसंद आ गया तो रोज वही गाना सुनेंगे, एक कपड़ा पसंद आ गया तो रोज वही कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और इनका कर्मा ये है कि इसे बदलना है। दूसरी चीज, एट्थ लॉर्ड मैंने बोला अनअर्न्ड मनी देता है, पैतृक संपत्ति देता है, ऑकल्ट देता है, रिसर्च देता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में, ऐसे लोग अगर किसी का एट्थ लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को रिसर्च वर्क में जाना चाहिए, ऐसे लोगों को ऑकल्ट की स्टडी करनी चाहिए, ऐसे लोगों को डीप रिसर्च में जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांसेस होते हैं, और ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलने के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि 10th से 11th है, 10th से 11th है। तो 10th मतलब आपके प्रोफेशन में एक बड़ी सफलता, अचानक से अमूलचूल परिवर्तन इन योर प्रोफेशन भी एट्थ लॉर्ड देता है। तो एट्थ लॉर्ड सिर्फ बुराई नहीं है, बुरा तब है जब आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाओगे, जब आप एक ही चीज में परिवर्तन नहीं चाहोगे, और परिवर्तन जीवन का नियम है। ठीक है, एट्थ हाउस में मृत्यु है और 9th हाउस धर्म है। 9th हाउस बिल्कुल देखो, 8th और 9th एस्ट्रोलॉजी में दो हाउस ऐसे हैं, एक 8th हो गया, एक 9th हो गया। 8th से अगला 8th का जस्ट अपोजिट है। आप देखो यहाँ पे ना पराशर जी क्या कहते हैं कि अब जो सेकंड हाउस है वो हमेशा फर्स्ट हाउस की वृद्धि कर रहा है, सेकंड हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस की वृद्धि कर रहा है, लेकिन 8th का जो सेकंड है 8th का जो सेकंड है, क्या वो 8th की वृद्धि कर रहा है? क्या वो पीढ़ाओं को बढ़ा रहा है? क्या वो ऑकल्ट को बढ़ा रहा है? क्या वो जो है आपको पैतृक संपत्ति दे रहा है? क्या वो एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहा है? नहीं। तो यहां पर ना मृत्यु है, यहां पे एंडिंग है, 8th एंडिंग है, 9th नई शुरुआत है, धर्म का उदय है। और जब आप अधर्म के पीक पे चले जाते हो ना, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। रजनीश कहते थे कि आप ना तार्किक बनो, आप इंटेलेक्चुअल बनो, आप साइंटिफिक माइंड बनो, जहां पे आप साइंस को, तर्क को समझो, और तर्क एक दिन वहां पे आके खत्म हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में भी एक चीज कही जाती है कि हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं
किसी भी चीज जो नॉर्मली प्रूफ नहीं हो रही होती है ना, हम उसे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं कि हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि सामने फोन पड़ा है, तो मैं फोन को छोड़ के बाकी सब कुछ मान लूंगा उसको, और धीरे धीरे ये प्रूफ करता रहूंगा कि ये टेबल नहीं है, ये चेयर नहीं है, ये पेन नहीं है, ये पेपर नहीं है, और एट द लास्ट आपको मानना ही पड़ेगा जब कुछ नहीं है, तो फिर एक ही संभावना बनती है कि वो सिर्फ फोन है। दैट इज कंट्राडिक्शन मेथड। मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, सीधे सीधे आती नहीं। आप कैसे कहो, कैसे प्रूफ कर दोगे कि सामने फोन ही पड़ा? सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं, मैं तो नहीं मानता जी सामने फोन पड़ा। तो फिर उसे 4 चॉइस देनी पड़ेगी कि भाई 4 में से कोई एक चीज है, और 3 को ना प्रूफ कर दे, 3 को रॉन्ग प्रूफ कर दे, तो बची वाली वही है ना। दैट इज द मेथड। तो आप धर्म अधर्म की जो पीक है वही धर्म है। अधर्म जहां बदल जाएगा, अधर्म जहां खत्म हो जाएगा, अधर्म का सर्कल जहां बंद हो जाएगा, अधर्म का सर्कल जहां वापस रिवर्स हो जाएगा, दैट इज द धर्म। तो अधर्म से अगला भाव धर्म, 9th हाउस इज द धर्म। तो 8th लॉर्ड अगर लग्न में जाता है तो आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, आपको जीवन में फालतू के सिद्धांतों को नहीं पकड़ लेना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे कि 8th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए ना, तो वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। और 8th हाउस ना, एक चीज और देखो, राहु का घर भी बोला जाता है, और राहु जो है ऑकल्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु जो है जो अघोरी होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, अघोर पंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अघोर पंथ का मतलब क्या है कि वो पूरी जिंदगी ये मान लेते हैं कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सही हूं, मेरे ही सिद्धांत सही है, और वो पूरी जिंदगी उस सिद्धांत को पालन करते रहते हैं, और चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो बदलना नहीं चाहते। और बदलना नहीं चाहते तो वो खत्म हो जाते हैं, उनका कोई जानने वाला नहीं रहता, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता, उनके पास पैसा नहीं रहता, उनके पास प्रभाव नहीं रहता, उनके पास पद नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अगर आप एक्सट्रीमिस्ट, 8th लॉर्ड अगर लग्न में और आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाओगे तब। और अगर आप बदलने के लिए तैयार हो, आप चेंज करने के लिए तैयार हो, तो आप जरूर ही ब्रह्म को पालो। क्योंकि आप देखो ना, जिन्होंने भी पाया है, जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी खोजा है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा है। बुद्ध ये कहते हैं, बुद्ध क्या, बहुत सारे जितने भी रिसर्चर हैं, मेरे पापा कहते हैं कि बार बार बुद्ध का नाम मत लिया करो। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको देवता भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, परमात्मा भी मिल जाए, तो एक समय ऐसा आता है कि उसको भी छोड़ना पड़ता है। अगर आपको परमानंद चाहिए, अगर आपको समाधि चाहिए, तो दुनिया में जो भी चीज है ना, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, एक दिन वो छूट जाने वाली है, और उसे छोड़ना ही धर्म है। तो जब तुम उसे छोड़ दोगे जो तुमने पकड़ रखा है, तब तुम 9th हाउस में प्रवेश करोगे, और तब तुम्हारा 9th का लॉर्ड अगर लग्न से बन जाए, तब आप ये बोलोगे कि आप धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति हो, आप सत्य की राह पे चलने वाले व्यक्ति हो, आप धर्म को मानने वाले व्यक्ति हो, आप कट्टरता को मानने वाले व्यक्ति हो। आपकी पर्सनालिटी में एक जादू है, आपकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। 9th का कनेक्शन अगर लग्न से हो जाए तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ठीक है, 9th लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए तो अपने आप में राजयोग होता है। तो 9th लॉर्ड, अब वही देखा जाता है कि व्यक्ति का ना, अब सबसे पहले वही मैं फर्स्ट लॉर्ड की बात कर रहा हूं, और फर्स्ट लॉर्ड में मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर फर्स्ट लॉर्ड स्ट्रांग ना हो, देखो फर्स्ट हाउस अगर स्ट्रांग ना हो और फर्स्ट लॉर्ड अगर स्ट्रांग ना हो, तो कुंडली में जितने भी योग होते हैं, चाहे वो धन योग हो, चाहे वो राज योग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के शुभ योग हो, सबके सब खत्म हो जाते हैं। उनका प्रभाव व्यक्ति नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली देखी जिसमें फर्स्ट लॉर्ड 8th में या 8th लॉर्ड फर्स्ट में। वैसे इन दोनों में डिफरेंस है। हम आगे अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि किसी दूसरे हाउस का स्वामी अगर लग्न में जाके बैठ जाता है, मतलब 2nd हाउस का स्वामी लग्न में, 3rd हाउस का स्वामी लग्न में, 4th हाउस का स्वामी लग्न में, 5th हाउस का स्वामी लग्न में, 6th हाउस का स्वामी लग्न में, 7th का स्वामी लग्न में, और 8th का स्वामी लग्न में। अभी मैं 8th के स्वामी लग्न की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे आगे वाली वीडियो में हम ये बातें करेंगे कि अगर लग्न का स्वामी अगर 2nd हाउस में बैठा है तो वो कैसे डिफरेंट है, लग्न का स्वामी अगर 3rd हाउस में बैठा है, लग्नेश अगर 3rd में चला गया तो वो कैसे डिफरेंट है। लेकिन मोटे मोटे प्रभाव एक जैसे ही होते हैं।
आप ये मान के चलो कि अगर किसी व्यक्ति का एट्थ लग्नेश एट्थ में चला जाए, पहला रूल लग्नेश एट्थ में। दूसरा रूल कि डिग्री वाइज भी खत्म हो जाए, 0 डिग्री का हो, ठीक है, डिग्री वाइज भी खत्म हो जाए, पीड़ित हो जाए, शनि राहु केतु की में दृष्टि में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के मैंने इतने तगड़े राजयोग खत्म होते देखे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति, कुछ नहीं कर पाता, अपने अपने लोगों पर ही आश्रित हो जाता है पूरी जिंदगी। उसे बिठा के खिलाते रहो, वो कुछ नहीं करेगा, उससे होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर लग्न कुंडली में कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही ज्यादा बाकी के योग स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर किसी की कुंडली में धन योग बहुत अच्छे बैठे हैं लेकिन लग्न की स्थिति बिल्कुल 20% है, तो वो अपने धन योगों का 20% ही फायदा ले पाएगा। अगर लग्न की स्थिति 100% है तो वो अपने धन योगों का शायद 90-100% भी फायदा ले। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आज हमने बात करी कि एट्थ लॉर्ड अगर लग्न में आ जाते हैं तो क्या क्या परिणाम होते हैं। इसके आगे के जो 5 हाउस बचे हैं उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।